नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज छोटा सा वीडियो करूंगा। आज वीडियो होगा मेरा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों का चयन, खास करके भाजपा और उसके सहयोगी दलों का, एनडीए का, और दूसरे साइड में जो लालू की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, और उसके सहयोगी दलों का। भाजपा ने अभी तक कुल 83 कैंडिडेट्स को डिक्लेयर किया है और 6 कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं जीतन मांझी की पार्टी ने, 5 या 6 किए हैं शायद, और जदयू ने भी कुछ कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए हैं, लोजपा ने भी कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं, आरजेडी ने सीट डिक्लेयर किए थे, कैंडिडेट डिक्लेयर किए थे। भाजपा की तरफ से एक नया चेहरा, जो सबसे युवा चेहरा जो देखने को मिला है, एक मशहूर भोजपुरी सिंगर और भजन सिंगर गायिका हैं मैथिली ठाकुर, मिथिला प्रदेश की हैं शायद, इसलिए उनका नाम भी इसी वजह से प्रभावित होकर उनके माता पिता ने मैथिली रखा है। नाम भी अच्छा है, गाना बहुत अच्छा गाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो मेरे तरफ से उनको भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं जिस तरीके से संगीत जगत में उनका नाम था, उसी तरीके से वो राजनीति के क्षेत्र में भी अपना नाम अच्छा करेंगी, बिहार का नाम ऊपर करेंगी और एक समृद्ध बिहार और अपने क्षेत्र के विकास पर ध्यान देंगी और बेवजह के विवादों से बचेंगी। उम्मीद करता हूँ क्योंकि राजनीति में रहने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है वो बेवजह विवादों से बचना, जो आज के बहुत लोगों में वो मिस करता है। बाकी जो भाजपा की तरफ से 83 कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए हैं, उसमें से मेरे हिसाब से तो बहुत बेहतरीन कैंडिडेट का सिलेक्शन है। युवा चेहरों को मौका भी दिया गया है, कुछ पुराने चेहरे को भी रखा गया है जो धरातल पर अपना प्रभाव छोड़ा है, जिसकी प्रभाव है, जिसकी पहुंच है, जिसकी जनता में एक्सेप्टेबिलिटी है। कुछ लोग इसको जाति के एंगल से देख रहे हैं, कुछ लोग धर्म के एंगल से देख रहे हैं, हर कोई अपने नज़रिए या स्वार्थ के हिसाब से देख रहा है। मेरे हिसाब से टोटल 83 सीट भाजपा ने जिसमें डिक्लेयर की है, उसमें एक भी हिंदूवादी, भाजपा में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। बाकी जिसको जो जात ढूंढना है ढूंढे। हाँ, कुछ ब्राह्मण संगठन, तो कुछ क्षत्रिय संगठन, तो कोई और जाति का संगठन, या हर जाति का, भाई इसमें पर्टिकुलर 2 का नाम लिया हो तो नहीं, उसमें परसेंटेज निकाल रहे हैं कि भाई इस जाति को एक्स्ट्रा मिल गया, इस जाति को कम मिला। बात अगर जाति के आधार पर इलेक्शन लड़ रहे हो या जाति के लिए लड़ रहे हो तब तो अलग चीज़ है। बात करते हो हिंदुत्व की, अब फिर खोजने लगते हो जाति का। ये मेरा तो बस ये सवाल है, जो रिजर्वेशन इंड बोलते हैं, और जैसे जाति की बात आती है बोलते हैं जो मेरे जाति का रिप्रेजेंटेशन कम मिल रहा है, तो रिजर्वेशन यही है, सवाल है जातियाँ। अब फिर बोलोगे जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसे थोड़े चलता है। या तो तुम जातिवादी बन जाओ या हिंदूवादी बन जाओ। हिंदूवादी बनोगे तो ऑटोमेटिकली राष्ट्रवादी बन जाओगे। अगर सच में राष्ट्रवादी और हिंदूवादी हो तो जातिवादी तुम हो ही नहीं सकते हो। जिस समय जातिवादी हो जाते हो उसी समय अपने आप को शो कर देते हो जो तुम हो क्या। उसके बाद आजकल ट्विटर पर, सोशल मीडिया पे बड़ा एक विचित्र ये चल रहा है। हाँ, एक चीज़ और, इसमें बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट आपने देखा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो खैर बीजेपी को नहीं टिकट मिलती है, वो सहयोगी लड़ाई लड़ते हैं, ये अलग बात है। जो सहयोगी से ज़्यादा बीजेपी का वहाँ कैडर बेस है। लेकिन हमारा एक ही मानना है कि पार्टी अदर देन मुस्लिम किसी को भी खड़ा करेगी, हमारा समर्थन रहेगा। व्यक्तिगत तौर पर मैं अपना बोल रहा हूँ, और हमारे एरिया में भी लोगों का लगभग यही सोच है। अदर देन मुस्लिम एवरीवन इज एक्सेप्टेड। और देखेंगे रिजल्ट विधानसभा चुनाव में। और जो बीजेपी के नेता थे, पहले लोजपा से पहली बार 2004-05 में विधायक जीते थे, उसके बाद जदयू में शामिल हुए थे। इससे चुनाव से पहले करीब 1-2 साल से बीजेपी में काम कर रहे थे,
क्योंकि उनको उम्मीद था कि यह सीट बीजेपी में जाएगा, क्योंकि अमित शाह जी एक बार बोले थे कि अब नीतीश कुमार जी से गठबंधन हमारा नहीं होगा, वैशाली में आए थे तो। लेकिन बिहार के कुछ भविष्य को देखते हुए गठबंधन हुआ और अच्छे तरीके से गठबंधन हुआ और अच्छे तरीके से चल भी रहा है। और चूंकि इस सीट पर जदयू ने अपना दावा ठोका और जदयू को वह सीट मिला, तो अजीत कुमार चौधरी जी वापस जदयू में गए और जदयू के सिंबल पर इलेक्शन लड़ेंगे। मेरे लिए जदयू, भाजपा, लोजपा कोई ये मायने नहीं रखता। मेरे लिए एनडीए मायने रखता है, और एनडीए से भी ज़्यादा मायने रखता है लालू की पार्टी शासन में ना आए, क्योंकि हम लोगों ने लालू के शासन को देखा है, लालू के उस जंगल राज को देखा है। जिसने नहीं देखा है वो अपना जाने। हाँ, एक चीज़ और कल जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल में जो घटनाएं हुई हैं वह मुझे 2017 उत्तर प्रदेश की याद दिलाती है। कैसे अखिलेश यादव ने सार्वजनिक मंच पे अपने पिताजी को अपमानित किया था। कुछ ऐसे ही लालू के घर पे टिकट के दावेदारों की भीड़ लगी, और टिकट के दावेदारों की भीड़ लगी तो टिकट ऐसे मिल रहे हैं जैसे लालू जी के सामने दंडवत हो जाओ आपको टिकट मिलेगा। ऐसे लालू जी के पैरों के सामने कुछ समय पहले आपने एक फोटो देखा था, अम्बेडकर साहब को भी रखा गया था जो संविधान निर्माता है उनको, और ये लोग अपने आप को अम्बेडकरवादी भी कहते हैं। तो कितने बड़े अम्बेडकरवादी हों इससे भी स्पष्ट हो जाता है, और कितने बड़े दलितों और कुछ शुभचिंतक हैं। ये लोग यादव के भी शुभचिंतक है। तो मोतिहारी में अजय कुमार यादव नाम का राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है रामनवमी की शोभा यात्रा में एक मुस्लिम द्वारा, और उनके ही पार्टी के कार्यकर्ता थे, यादव कार्यकर्ता थे, हिंदू कार्यकर्ता थे, उसके ऊपर तेजस्वी यादव, लालू यादव बिल्कुल चुप्पी बांध लेते हैं। तो मेरे बिहार के यादव बंधुओं, मैं यादव नहीं बोलूँगा, हिंदू बंधुओं जो यादव समाज से आते हैं, सोच लो, लालू यादव अगर यादव का बात बोलते हैं तो अपने परिवार की बात करते हैं, आप सभी यादवों की बात नहीं करते हैं। आप उनके लिए फूके हुए कारतूस हो जिसका इस्तेमाल करेंगे और साइड में छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। आप बस इस्तेमाल होने के लिए हो। आप अपने नेता को चुनो जो आपका हित साध सके, आपका हित कर सके, जो सनातन का झंडा लेके चल सके। और आजकल सोशल मीडिया में बड़ा ये हो रहा है कि भैया बीजेपी में ये नेता पहले जुड़े थे उनका चरित्र बदल गया क्या, कुछ नेता बाद में जुड़े उनका चरित्र बदल गया क्या। तो मेरा ये कहना है जो नेता बीजेपी से जुड़े वो भाजपा के आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करके जुड़े। भाजपा ने उनके आइडियोलॉजी को एब्जॉर्व नहीं किया, उन्होंने भाजपा के आइडियोलॉजी को अपने आप में आत्मसात किया। और जितने दिनों तक रहेंगे वो भाजपा के लाइन पर चलेंगे। जिस दिन भाजपा के लाइन से बाहर जाएंगे उनका विरोध होगा। राष्ट्रवाद के लाइन से बाहर जाएंगे विरोध होगा, हिंदुत्व के लाइन से जाएंगे विरोध होगा। अभी मेरे पास आए हैं तो मेरे आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करके आए हैं ना। और रही बात कुछ लोग बोलते हैं जब पत्रकार है उनका काम सही दिखाना है, तो मेरा आज बड़ा एक स्पष्ट सवाल है आपसे। पत्रकार, एक्टिविस्ट, ठीक है, और विचारधारा के सिपाही, तीन अलग अलग चीज होते हैं। पत्रकार कभी विचारधारा की बात नहीं करेगा। एक्टिविस्ट अपने एक मुद्दे को एक्टिविस्ट बनता है, और विचारधारा का सिपाही फिर अपने विचारधारा के लिए लड़ता है, चाहे किसी भी तरीके का लड़ाई हो, और उसके लिए विक्ट्री मायने रखती है, इरेस्पेक्टिव द पाथ ही अडॉप्ट्स। मोरालिटी का ठेका एक विचारधारा का सिपाही ने ले रखा है। अब आप बताइए, मैं अजीत भारती को विचारधारा का सिपाही रखूं, पार्टिकुलरली उस व्यक्ति का नाम ले रहा हूं, या और जब उस व्यक्ति का नाम लेता हूं तो वैसे विचारधारा या उस टाइप के एक्टिविटी करने वाले उन सब का नाम ले रहा हूं। मैं उसको एक्टिविस्ट नाम लूं या उसको जर्नलिस्ट नाम लूं या उसको विचारधारा का सिपाही नाम लूं।
अगर वह जर्नलिस्ट है तो फिर वो ये विचारधारा का झंडा लेके क्यों बोलता है कि हम इस विचारधारा के हैं, हम ये दुनिया को ज्ञान कैसे देते रहता है। और अगर विचारधारा का है तो फिर न्यूट्रल होने का ढोंग क्यों, जब चारों तरफ से उसको घेरने लगते हैं लोग, तो फिर न्यूट्रल होने का जर्नलिस्ट का दिखावा क्यों, क्योंकि बायोडाटा में तो वो जर्नलिस्ट लिखता है। थर्ड थिंग, अगर एक्टिविस्ट है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और जब एक्टिविस्ट है तो यू कांट बी जर्नलिस्ट एंड आइडियोलॉजी सिपाही, यू आर जस्ट एक्टिविस्ट। तो आपको निर्णय लेना है कि उस व्यक्ति को आप किस कैटेगरी में रखते हैं, विचारधारा का सिपाही, जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट। मेरे नज़र में ऐसे लोग न जर्नलिस्ट हैं, न विचारधारा के सिपाही हैं, और न ही एक्टिविस्ट हैं। ऐसे लोग मैं बोल रहा हूं। एक व्यक्ति को प्रतीकात्मक लिया हूं, हरकत आप मिलाते रहिएगा। ऐसे लोग सिर्फ एक ही चीज के सिपाही हैं, पैसा। बिहार में आप लोग जानते हैं ऑर्केस्ट्रा पहले हुआ करता था। जब ऑर्केस्ट्रा होता था तो जो लोग पैसा लुटाते थे तो जो गाना बोलते थे उस पर लोग नाचने लगते थे। तो ऐसे विचारधारा के लोग, ऐसे लोग बस उसी के हैं। पैसा फेंको, आपके दरवाजे पर नाचना शुरू कर देंगे। क्या आप उनको अपना आदर्श मानते हो? और अगर आदर्श मानते हो तो संभल जाना। आपको शुभकामनाएं हैं मेरी कि आप संभल जाइए। आपका उज्जवल भविष्य के लिए बोलता हूं कि थोड़ा आप अपने आप में आत्मचिंतन कीजिए, क्योंकि अगर आत्मचिंतन नहीं कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये लोग आपको बहकाएंगे, भड़काएंगे, आपको अपने के ही खिलाफ खड़े कर देंगे, और अंत में आप बेसहारा पाए जाओगे। और आपके ही दर्द को इनकैश करके कभी बड़ी हेडलाइन बनाएंगे या किताब लिखेंगे और उसको बेचेंगे। कुछ दर्द बेचते हैं, कुछ डर बेचते हैं, और कुछ आशा बेचते हैं। इसी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मतलब राजनीतिक दुनिया में आपको तीनों मिल जाएंगे, दर्द बेचने वाले भी, डर बेचने वाले भी, और आशा बेचने वाले भी। मैं आशा बेचने वाले का नाम लूंगा, बाकी का नाम लूंगा, बाकी को आप पहचानिएगा। नरेंद्र मोदी जब विकास की बात करता है तो आशा की बात करता है। नरेंद्र मोदी जब सब समाज के विकास की बात करता है वो आशा की बात करता है। जब नरेंद्र मोदी मजबूत भारत की बात करते हैं तो आशा की बात करते हैं। जब नरेंद्र मोदी सक्षम भारत की बात करते हैं तो आशा की बात करते हैं। अब आपको क्या चाहिए वो आप निर्णय लोगे, और आपका निर्णय ही आपका भविष्य डिसाइड करेगा। क्योंकि लोकतंत्र में सारी संस्थाएं जनता की भावना के हिसाब से चलती है, जनता के मत के हिसाब से चलती है, और यही लोकतंत्र का मूल तंत्र है। उम्मीद करते हैं एक सुनहरे भविष्य, बिहार के भविष्य के लिए आप एक सक्षम और एक सटीक निर्णय लेंगे, बिना किसी बंटवारे के, बिना किसी बहकावे के। जय श्री राम, महादेव।